हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी किया गया है आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना, जो कि 1 से लेकर 12 तक की सभी कक्षाओं के लिए जारी किया गया है। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना का उत्तर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव शहर में जो लागू हो। तो आपके गांव या शहर में जो शासन द्वारा लाभप्रद योजनाएं लागू किए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो योजना का नाम लिखना है हमें पहले। आपके गांव मोहल्ले में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इस योजना से, उसके बारे में आकलन करना है। योजना से क्या परिवर्तन आया है उसके बारे में जानकारी देनी है। योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके क्या सुझाव हैं उन्हें आपको बताना है। तो हमने पहला योजना लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे हमारे मोहल्ले के 150 लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके कारण कच्चे मकानों की संख्या कम हुई है, लोगों को पक्का मकान मिला है, गांव का विकास हुआ है। इस योजना के बारे में हम सरकार को अपनी राय देना चाहेंगे कि सरकार द्वारा योजना हेतु प्रदत्त राशि की किस्तों में देरी ना हो। अगला जो योजना है वह है गोधन न्याय योजना। इस योजना से हमारे गांव के 70 लोग लाभान्वित हुए हैं। इससे पशुधन का उपयोग हुआ एवं पशुपालन को बढ़ावा मिला है। इसके बारे में हम अपना राय देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक गाय भैंस का पालन करने हेतु प्रेरणा देना चाहिए। अगला जो योजना है वह है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। इस योजना से हमारे गांव के 50 लोग लाभान्वित हुए हैं। नरवा गरवा का सदुपयोग एवं रोजगार का जरिया बना है। यह योजना से पशुपालन भी बढ़ा है। लोगों को पशुपालन, बारी में सब्जी फल लगाने व जैविक खाद का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। अगली जो परियोजना है वह है छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को पीडीएस के द्वारा अनाज वितरण किया जाता है, जो कि बहुत ही न्यूनतम मूल्य में किया जाता है। तो इस योजना से हमारे गांव के 600 लोग लाभान्वित हुए हैं। लोगों को न्यूनतम मूल्य पर अनाज प्राप्त हुआ है। बीपीएल कार्ड में 1 रुपये तथा एपीएल में 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अनाज मिलता है। इससे के बारे में हम अपनी राय देना चाहेंगे कि अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी या कार्ड का नवीनीकरण नए नए सदस्य जैसे जुड़ते जाते हैं, उसके लिए नवीनीकरण बहुत ही ज़रूरी है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पढ़ई तुहर दुआर, जो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इससे हमारे गांव के 500 बच्चों को लाभ मिला है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में भी ऑनलाइन माध्यम से नियमित रूप से सभी कक्षाओं की पढ़ाई हुई है। तो इसे हम लिख सकते हैं परिवर्तन के रूप में। इसके लिए हम अपनी सुझाव दे सकते हैं सरकार को कि जिन इलाकों में नेटवर्क नहीं है वहाँ नेटवर्क की सुविधा कराई जाए, फ्री में डेटा पैक दिया जाए। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई इलाकों में ऐसे जगह हैं जहाँ नेटवर्क की कमी है, नेटवर्क नहीं मिलता है, वहाँ बहुत ही दिक्कतें आई हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, आपके गांव की जनगणना। तो इसमें हमें अपने गांव की जनगणना और उसके बारे में जानकारी देनी है, जिसमें कुल परिवारों की संख्या भरनी है, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, कृषक परिवारों की संख्या कितनी है इसके बारे में जानकारी देनी है, शासकीय नौकरी वाले परिवार की संख्या, व्यवसाय करने वाले परिवारों की संख्या, मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या हमें भरनी है। तो मैंने इसमें अपने गांव के हिसाब से भरा हुआ है, आप इसे अपने गांव के हिसाब से भर सकते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न 3, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। तो इसमें हमें जड़ी बूटियों के नाम लिखना है, वे कहाँ पाए जाते हैं उसके उपयोग लिखना है। तो तुलसी, ये घर के आंगन में पाए जाते हैं। इसके उपयोग है सर्दी खांसी कफ में काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। नीम, ये सिंपल है, गांव या खेत पे आपको मिल जाएंगे।
तो इसका उपयोग है त्वचा संबंधित रोग के इलाज में। अदरक या घरों में मिल जाते हैं, घरों में, बाड़ी में, बाज़ार में इसका उपयोग पाचन, कफ आदि रोगों के इलाज में। हल्दी यह घर में मौजूद ही होते हैं, बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। यह पोषक तत्व के रूप में उपयोग आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखना है। तो हमें देश का नाम लिखना है, उसके मुद्रा का नाम लिखना है और भारतीय मुद्रा रुपए में उसके मूल्य लिखना है। तो भारत मुद्रा का नाम है रुपया, 1 रुपया बराबर 1 रुपया। जापान मुद्रा का नाम येन, 1 येन बराबर 0.66 रुपये। मलेशिया मुद्रा का नाम दिनार, 1 दिनार बराबर 240 रुपये। म्यांमार मुद्रा का नाम क्यात, 1 क्यात बराबर 19.8 रुपये। सऊदी अरब मुद्रा का नाम रियाल, 1 रियाल बराबर 19.30 रुपये। सिंगापुर डॉलर, 1 सिंगापुर डॉलर बराबर 54.72 रुपये। दक्षिण कोरिया मुद्रा का नाम वॉन, 1 वॉन बराबर 0.65 रुपये। मिस्र मुद्रा का नाम पौंड, 1 पौंड बराबर 102 रुपये। जर्मनी मुद्रा का नाम मार्क, 1 मार्क बराबर 88.27 रुपये। 10वां देश है अमेरिका, मुद्रा का नाम डॉलर, 1 डॉलर बराबर 72 रुपये। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न पाँचवा। तो प्रश्न पाँचवा, अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए। कबाड़ से जुगाड़, तो हमें कबाड़ से जुगाड़ करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वस्तु का नाम लिखना होगा, जो वस्तु हमने बनाया है, वस्तु क्या उपयोग में आता है उसे हमें यहाँ पे लिखना है। वस्तु को बनाने में प्रयुक्त सामग्री का नाम लिखना है। तो हमने पहला वस्तु बनाया है पैरदान। पैरदान पैर पोंछने के काम में आता है। इसे हम दरवाजे के नीचे, चौखट के नीचे, पलंग के नीचे रखते हैं। पैरदान बनाने में प्रयुक्त सामग्री, पुरानी साड़ी व दुपट्टे, पैरदान बनाने की सलाई। हमारा दूसरा वस्तु हमने बनाया है वह है फूलदान। फूलदान सजावटी गुलदस्ता के रूप में हम उपयोग करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने पुराने बोतल, ब्लेड, पेपर व कलर का इस्तेमाल किया। हमारा तीसरा वस्तु है झूमर। झूमर सजावट के लिए दीवारों पर लटकाते हैं। इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री, पुरानी चूड़ी, ऊनी रेशम के धागे, पुराने साड़ियाँ में लगे स्टोन। हमने अगला वस्तु बनाया है गमला। गमला पौधे व फूल लगाने के उपयोग में आता है। इसे हमें पुरानी बाल्टी व मग, तेल का डिब्बा आदि काटकर बना सकते हैं। हमने अगला वस्तु बनाया है पेन स्टैंड। इसमें हम पेन, पेंसिल, मार्कर आदि रखने के उपयोग में लाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें प्लास्टिक बोतल, कार्टून के खड्डे, न्यूज़पेपर व कलर की आवश्यकता पड़ी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, अपने गांव का नक्शा बनाइए जिसमें प्रमुख स्थानों का उल्लेख हो। तो हमें अपने गांव या शहर का नक्शा बनाना है जिसमें प्रमुख स्थानों का हमें उल्लेख करना है। तो हमने अपने गांव या शहर के अनुसार नक्शा बनाया है जिसमें हमने प्रमुख स्थानों का उल्लेख किया है। तो ऐसा आप नक्शा बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न सातवां, आपके गांव या शहर के हाट या बाज़ार का विवरण, दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानें और उनमें बिकने वाली वस्तुएं। तो हमें हाट या बाज़ार का दिन व समय लिखना है। हाट या बाज़ार में विक्रय होने वाली वस्तुएं लिखनी हैं, उनके अनुमानित मूल्य बताने हैं। हाट या बाज़ार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या बतानी है। हाट या बाज़ार में खरीदी करने वालों की संख्या बतानी है। तो हमने दिन व समय में लिखा, दिन बुधवार, समय सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक। हाट या बाज़ार में विक्रय होने वाली वस्तुएं, तो बाज़ारों में बहुत सी वस्तुएं बिकती हैं, तो हमने कुछ वस्तुएं लिखी हैं। पहला बर्तन, सब्जियां, चप्पल, कपड़े, चाट पकौड़े, खिलौने, फल, मास्क, साबुन आदि। उनके अनुमानित मूल्य, बर्तन वस्तु अनुसार, सब्जियां लगभग 50 रुपये, चप्पल 100 से 400 रुपये, कपड़े मूल्य तय नहीं, चाट पकौड़े 20 रुपये, खिलौने 150 रुपये, फल 200 रुपये,
मास्क 40 रुपये, साबुन 30 रुपये। हाट या बाज़ार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या, तो हमने इसमें अपने गांव के हिसाब से व्यापारियों की संख्या लिखी है 40। वर्तमान में लॉकडाउन की वजह से ज़रूरी दुकान ही खुलती हैं, जिसके कारण व्यापारियों की संख्या में कमी आई है। हाट या बाज़ार में खरीदी करने वालों की संख्या 500। लॉकडाउन के कारण जनसंख्या में कमी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, कोरोना कोविड-19 का विवरण। तो इसमें हमें कोरोना के प्रमुख लक्षण बताने हैं, बचाव के उपाय बताने हैं, कोरोना में लगाए जाने वाले टीका का नाम बताना है, प्रमुख दवाइयों के नाम बताने हैं। तो कोरोना के प्रमुख लक्षण हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, गले में खराश, हल्का बुखार, सांस लेने में तकलीफ, मुंह में स्वाद ना होना, पेट दर्द, उल्टी आना। कोरोना के बचाव के उपाय, डॉक्टर की सलाह से इलाज कराएं, मास्क पहनें, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, गर्म पानी पिएं, भाप लें, व्यायाम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना में लगाए जाने वाले टीके का नाम, पहला कोवैक्सीन, दूसरा कोविशील्ड, तीसरा स्पुतनिक वी, चौथा फाइजर। प्रमुख दवाइयों के नाम, पहला 2DG, दूसरा रेमडेसिविर, तीसरा कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्तियों की प्लाज्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां है देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम एवं उनके मुख्यालयों की सूची बनाएं। तो हमें देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके मुख्यालयों की सूची बनानी है। तो सबसे पहले हमें बैंक का नाम लिखना है और मुख्यालय कहाँ स्थित है उसमें जगह का नाम लिखना है। तो हम पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, मुख्यालय नई दिल्ली। दूसरा इंडियन बैंक, मुख्यालय चेन्नई। तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्यालय मुंबई। चौथा केनरा बैंक, मुख्यालय बेंगलोर। पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई। छठवां इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मुख्यालय चेन्नई। सातवां यूको बैंक, मुख्यालय कोलकाता। आठवां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्यालय पुणे। नौवां बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्यालय गुजरात। 10वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई। तो इस प्रकार हमने देश के 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उसके मुख्यालयों की सूची बनाई। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान या रक्षा संस्थानों के नाम। तो हमें देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, रक्षा संस्थान के नाम लिखने हैं और उनके मुख्यालय कहाँ स्थित है वहाँ जगह की नाम लिखने हैं। तो पहला काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुख्यालय काकरापार गुजरात। दूसरा है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुख्यालय रावतभाटा राजस्थान। तीसरा है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुख्यालय है नरोरा उत्तर प्रदेश। चौथा यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय सिंहभूमि झारखंड। पांचवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलोर। छठवां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, मुख्यालय खड़गवासला पुणे। सातवां भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। आठवां तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, मुख्यालय तारापुर मुंबई। नौवां मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, मुख्यालय मद्रास तमिलनाडु। 10वां कैगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, मुख्यालय कैगा कर्नाटक। तो इस प्रकार हमने भारत के वैज्ञानिक संस्थान और रक्षा संस्थान की सूची बनाई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, देश के विकास में परिवहन व्यवस्था। हमें देश के विकास में परिवहन की व्यवस्था बतानी है, जिसमें हमें पहले परिवहन क्षेत्र, परिवहन के साधन, देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका लिखनी है। तो पहला है रेल परिवहन, परिवहन के साधन रेलगाड़ी, देश के किसी भी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका। यह भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा हवाई परिवहन, हवाई जहाज़। भूमिका,
इसका वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने व सेना अनुसंधान कार्यों में प्रमुख भूमिका है। तीसरा क्षेत्र है जल परिवहन। साधन पानी जहाज नाव। भूमिका जल परिवहन देश में बड़े और भारी भार के लिए परिवहन का सबसे सस्ता प्रकार है। चौथा है सड़क परिवहन। साधन बस ट्रक। भूमिका है सड़क परिवहन देश की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी एवं मध्यम दूरी तय करने का सुगम तरीका है। तो इस प्रकार हमने देश के विकास में परिवहन व्यवस्था की जानकारी दी। तो अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली रासायनिक पदार्थों के नाम एवं उपयोग बतावें। तो हमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली रासायनिक पदार्थों के नाम और उसके उपयोग लिखने हैं। तो पहले हमें रासायनिक पदार्थ का नाम लिखना है और उसके उपयोग बताने हैं। तो पहला रासायनिक पदार्थ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में हम करते हैं। दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट, पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने में। तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग खिलौना, पाइप, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल की वस्तुओं में किया जाता है। चौथा है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कपड़ा धोने का अपमार्जक। पांचवा है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। छठवा है सोडियम क्लोराइड, नमक। प्रश्न 13 है हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से ऐसी कहानी बनाएं जो कि हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया हो। तो हमें यहाँ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से कहानी लिखनी है जो कि चित्रों, पेपर कटिंग की सहायता से बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक कहानी लिखी है। कहानी का शीर्षक है अच्छे कर्मों का फल। एक फल वाला था, उसका नाम करण था। करण सीधा साधा और दयालु व्यक्ति था। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह रोज़ सुबह फल बेचने जाता और शाम को लौट आता। एक दिन जब करण फल बेचकर आता है और फलों के पैसे को अपनी पत्नी को देता है, पैसे लेने के बाद उसकी पत्नी के मन में शंका हुआ कि फलों के जितने पैसे मिलने चाहिए उन्हें उतना नहीं मिलता। वह अपनी शंका दूर करने के लिए अगले दिन जब करण फल बेचने जाता है तो उसकी पत्नी उसका पीछा करती है, यह जानने के लिए कि वह फल कैसे बेचता है। तब उसकी पत्नी देखती है कि करण ऐसे लोगों को जो फल नहीं खरीद सकते उन्हें करण मुफ्त में फल दे देता था। यह उसके रोज का काम था। इस प्रकार वह हजारों लोगों की मदद कर चुका था। जब करण फल बेचकर घर लौटा तो उसकी पत्नी ने इस बात पर झगड़ा किया कि वह मुफ्त में फल क्यों देते हैं। करण की तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह बिना बहस किए सोने चले गया। अगले दिन वह फिर फल बेचने गया और शाम को लौटा तो उसे खांसी आ रही थी। वह आने के बाद खाना खाकर सो गया। रात में अचानक उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सुबह होते ही करण को अस्पताल में भर्ती करने के लिए उसकी पत्नी बाहर निकली। इस समय दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था। वह बाहर निकली तो चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि शहर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था। उसने एक व्यक्ति से मदद मांगी तो उसने करण की पत्नी को यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे पति को कोरोना है। उसकी पत्नी फल के ठेले में अस्पताल ले जाती है तो अस्पताल कर्मचारी एक ऑक्सीजन सिलेंडर और 50,000 रुपये जमा करने कहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। करण को देखकर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और करण को भर्ती कराया। ये वही लोग थे जिनका करण ने मदद किया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14, जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार देवें। तो हमें इसमें अपने ज़िले में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी देनी है। इसमें हमें सबसे पहले योजना का नाम लिखना है,
उस योजना के विभाग का नाम लिखना है, लाभान्वित वर्ग लिखना है कि उससे कौन से वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा या सामग्री बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला योजना लिखा है हमने इंदिरा आवास योजना। विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग, लाभान्वित वर्ग SC ST OBC। योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा या सामग्री गृह निर्माण हेतु राशि। दूसरा योजना है स्वच्छ भारत मिशन। विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग, लाभान्वित वर्ग सभी वर्ग के लोग। योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा घरों घर कचरा इकट्ठा करने के लिए कर्मचारी आते हैं, यानी कि गेट टू गेट गार्बेज कलेक्शन। तीसरा योजना है पढ़ाई तुम्हार द्वार। विभाग का नाम शिक्षा विभाग, लाभान्वित वर्ग छात्र छात्रा, सेवा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। चौथा योजना है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। विभाग का नाम PWD, लाभान्वित वर्ग ग्रामीण वर्ग के लोग, सेवा जल व्यवस्था। पांचवा योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। विभाग का नाम PWD, लाभान्वित वर्ग सभी वर्ग के लोग, सेवा पक्की सड़क। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रत्येक छात्र अपने घर या बाड़ी या अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो हमें एक पेड़ लगाना है अपने घर बाड़ी या फिर किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप गमला में भी लगा सकते हैं। तो हमें एक पेड़ लगाना है। पेड़ का ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में हर सप्ताह नापना है और उसे इस फाइल में भरना है। तो हमने अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है। इसमें हमने पहले सप्ताह में जब इसकी ऊंचाई नापी तो उसमें इसकी ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। दूसरे सप्ताह में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। तीसरे सप्ताह में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। चौथे सप्ताह में इसकी ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। प्रश्न 16 दिया गया है कोरोना महामारी पर एक निबंध निम्न बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 शब्दों में लिखें, हिंदी एवं अंग्रेजी में। तो हमें बिंदु दिए गए हैं, इसके आधार पर हमें कोरोना महामारी पर एक निबंध लिखना है। तो बिंदु है कोरोना का जन्म, लक्षण, प्रसार, संक्रमण की प्रक्रिया, बचाव के उपाय, उपचार, भारत एवं विश्व की विभिन्न व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव। तो हमने निबंध लिखा है कोरोना महामारी। कोरोना का जन्म। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोरोना का जन्म अर्थात कोरोना वायरस सबसे पहले मध्य चीन के वुहान शहर में पाया गया था। प्रारंभ में यह कहा गया कि ये वायरस चमगादड़ से पैदा हुआ है। तब यह ज्ञात नहीं था कि यह संक्रमण मानव से मानव को फैल सकता है। यह कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में मिला, इसलिए इस वायरस को कोविड-19 कहा गया। लक्षण। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो यह सामान्य सर्दी जुकाम या निमोनिया जैसा होता है। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है। अगला बिंदु है प्रसार। वुहान शहर में से निकले इस वायरस के बारे में उस समय यह जानकारी नहीं थी कि यह मानव से मानव को फैल सकता है। जब तक इसकी जानकारी हुई, यह पूरे वुहान को संक्रमित कर चुका था। कुछ समय बाद दुनिया के कई देशों में इसके लक्षण मिलने शुरू हो गए और इसे अन्य देशों में पैर पसारते समय नहीं लगा और तेज़ी से यह पूरे दुनिया के कई देशों में फैला। देश से राज्यों और राज्यों से शहर व गांवों में इसका फैलाव हो गया। संक्रमण की प्रक्रिया। यह संक्रमण के फैलने की प्रक्रिया इस प्रकार है। जब हम किसी कोरोना से संक्रमित इंसान के संपर्क में आते हैं तब यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। शुरू में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। लगभग 3 से 4 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं। संक्रमित होने के 3 से 4 दिन बाद हमें सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण होते हैं। इसके बाद यह हमारे गले और फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसके कारण गले में खराश तथा सांस लेने में परेशानी होती है। बचाव के उपाय। कोरोना वायरस से बचने के निम्न उपाय हैं।
पहला, हमेशा फेस कवर या मास्क का उपयोग करें। दूसरा, हर 20 मिनट में साबुन से हाथ धोएं। तीसरा, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। चौथा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पांचवा, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। छठवां, घर से बाहर ना निकलें। उपचार। कोरोना वायरस से बचने के उपचार के लिए भारत और कुछ अन्य देशों ने वैक्सीन लॉन्च किए हैं जो कि प्रभावकारी है। अगर हमें वैक्सीन नहीं लगा है तो हल्के लक्षण होने पर हम घर पर आइसोलेट होकर इलाज कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हम गर्म पानी पिएं और ज़रूरत पड़ने पर भाप लें। भारत एवं विश्व के विभिन्न व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव। कोरोना वायरस ने भारत एवं पूरे विश्व के विभिन्न व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यातायात व्यवस्था व कई अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। तो इस प्रकार आप अपने मन से भी कोरोना वायरस पर निबंध लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो इन्हें छात्रों को स्वयं करना है। अगर आपको प्रश्न 17 को बनाने में कोई समस्या होती है तो आपको हमारे चैनल में सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, आप वहां से आके देख सकते हैं। प्रश्न 18 है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो इस प्रश्न में आपको अपने घर वालों को अपने यह प्रोजेक्ट दिखाना है और उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन इसमें लिखना है। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों और उन सभी छात्रों को शेयर करें जो कक्षा 11वीं और 12वीं में हैं, ताकि वे भी अपना अमर ग्रीष्मकालीन परियोजना तैयार कर सकें।